नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सशक्त बल विशेष शक्ति अधिनियम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं आस्फा। दोस्तों, ये आजकल इतने न्यूज़ में क्यों है और ये क्या है, आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आसपा का जो इस समय न्यूज़ में आने का कारण है वो अभी हाल फिलहाल में आप जैसे जानते होंगे 4 दिसंबर सन 2021 को नागालैंड के मोन जिले में आर्म फोर्स द्वारा जो गलती से वहाँ के नागरिकों पर गोली चलाई गई थी, उसमें 13 नागरिकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से नागालैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेके, और राज्य के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आसपा को हटाने की मांग पुरजोर तरीके से पकड़ ली है। ये कोई नई मांग नहीं है दोस्तों, जब से आसपा का गठन हुआ है तब से इसको हटाने की मांग समय समय पर होती रहती है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी केंद्र सरकार से पत्र लिखकर नागालैंड से आसपा को हटाने के लिए मांग की है, जिसका समर्थन वहाँ की ट्राइबल ग्रुप अपोजिशन पार्टी ने भी किया है। और साथ ही साथ मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉन्ग्रेड सागमा ने भी इसका समर्थन किया है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ से आसपा को हटाया जा सकते हैं। दोस्तों, इस मांग को देखते हुए और इस परिस्थिति को देखते हुए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि आसपा है क्या, ये क्यों बना और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश में ऐसे कई विवादास्पद कानून हैं जो औपनिवेशिक विरासत हैं भारत के लिए। ये कानून दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत के समय 1942 में वायसराय लिंथिंगो के नेतृत्व में भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको कुचलने के लिए हुआ था। दोस्तों, ये कानून उस समय बनाया गया जब भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है अपने चरम पे थी, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो दोस्तों, भारतीय आंदोलन को दमन करने के लिए, उसको दबाने के लिए सेना को कुछ विशेष अधिकार दिया गया था इस अधिनियम। तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भी आसपा का उपयोग किया गया था अध्यादेश ला के, जिनमें से असम अशांत क्षेत्र अध्यादेश, बंगाल अशांत क्षेत्र अध्यादेश, पंजाब अशांत क्षेत्र अध्यादेश और यूनाइटेड प्रोविंस अध्यादेश मुख्य रूप से शामिल थे। दोस्तों, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पे थे पार्टीशन के समय पे, उनको कंट्रोल करने के लिए इस आसपा को अध्यादेश के माध्यम से उपयोग में लाया गया था। आपको दोस्तों बता दें कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद की गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को जारी रखने का फैसला किया और अध्यादेश लाकर नागालैंड में सेना भेजी थी, और ये कहा था कि हालात को काबू में आते ही सेना को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां दोस्तों वैसी नहीं बन पाई, और कुछ सालों बाद 1958 में इस अध्यादेश को कानून का शक्ल दे दिया गया। और बढ़ते उग्रवाद को देखते हुए दोस्तों 1972 में कुछ संशोधन के बाद इसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे लागू कर दिया गया था। दोस्तों, आपको पता होगा कि 80 के दशक में पंजाब राज्य में भी जो अलगाववाद है, आतंकवाद है, वो अपनी चरम पे पहुंच चुकी थी, जिसको देखते हुए दोस्तों 1983 में पंजाब राज्य के साथ साथ यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है वहाँ पे भी आसपा को लागू किया गया था। लेकिन जो अलगाववादी सेपरेटिस्ट जो जनरल सिंह भिंडरावाला है उसके मृत्यु के बाद वहाँ से आसपा 1997 को हटा लिया गया था। और दोस्तों, हालात सामान्य होने के बाद त्रिपुरा सरकार के सिफारिश पर सन 2015 में त्रिपुरा से भी आसपा को हटा लिया गया। इसके अलावा दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में भी 1989 के समय जब पाकिस्तान प्रायोजित दंगों ने वहाँ पे माहौल को ख़राब करना शुरू किया, तो वहाँ पे भी आसपा को एक अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था, जिसको 1 साल बाद वहाँ पे कानून का रूप दे दिया गया, जो आज तक वहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू है। दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर का आसपा है उसको हम लोग आर्म फोर्स जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1919 बोलते हैं। ये दोस्तों बाकी स्पेशल पावर से थोड़ी अलग है। और आपको बता दें दोस्तों कि जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है वो इस कानून के दायरे में नहीं आता है। दोस्तों, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के दमन के लिए बनाई गई थी। तो आपको बता दें कि जो अपना साधारण सीआरपीसी और आईपीसी प्रोविज़न है वो ऐसे आतंकवाद और उग्रवादी एक्टिविटीज़ से डील करने के लिए उतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस एक्ट का क्या विशेषता है। तो दोस्तों, इस एक्ट के तहत में जो क्षेत्र आसान घोषित किए जाते हैं वहाँ पर भारत का कोई भी सशस्त्र बल, केंद्रीय बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ईटीसी, उस क्षेत्र में अब शांति बहाली के लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको करने के लिए वो स्वतंत्र होती है। दोस्तों, डिस्टर्ब एरिया किस क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है ये जानना आवश्यक है। दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र में धर्म, जाति, भाषा, वर्ग और नस्लीय आधार पर वहाँ पे आतंकवाद, उग्रवाद, दंगा अपनी चरम पे हो और जो स्थानीय प्रशासन है उसको कंट्रोल करने में विफल हो, उस क्षेत्र को आसान घोषित किया जा सकता है आसपा के सेक्शन 3 के अंतर्गत।
दोस्तों किसी क्षेत्र को आसान घोषित करने का जो अधिकार है वो उस राज्य के राज्यपाल के पास या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास होता है। साथ ही साथ दोस्तों केंद्र सरकार के पास भी ये अधिकार होता है कि वो पूरे राज्य या राज्य के कुछ हिस्सों को डिस्टर्ब एरिया परिस्थितियों के आधार पर घोषित कर सकती है। दोस्तों शुरू में जो ये अधिकार था वो राज्य सरकार के पास था, लेकिन 1972 में इसे संशोधित करके जो राज्य सरकार का जो अधिकार था वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दिया गया। एक बार दोस्तों किसी क्षेत्र को अगर डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है तो वो 3 महीने के लिए वो क्षेत्र आसान घोषित होता ही होता है। राज्य सरकार अपनी सुझाव केंद्र सरकार को दे सकती है कि राज्य में आसपा की आवश्यकता है या नहीं है। तो दोस्तों आसपा के माध्यम से सशक्त बलों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो स्पेशल पावर मिलती है उसमें कौन से वो प्रावधान है, आइए जानते हैं उनमें से कुछ तथ्यों को। दोस्तों इस कानून से सेना को किसी भी संदिग्ध को केवल चेतावनी देने के बाद उसे गिरफ्तार करने, बल प्रयोग करने, यहाँ तक कि उसे गोली चलाने का भी अधिकार होता है। सेना के पास दोस्तों ये अधिकार होता है कि वो आसान क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने से रोक सकती है और हथियार रखने से भी मना कर सकती है। दोस्तों किसी भी संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का भी अधिकार होता है। उस क्षेत्र में ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए और उसका जो मूलभूत संरचना है उसको ध्वंस करने का भी अधिकार सेना के पास होता है, जो उस क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने में सहयोगी होती है। सेना उस क्षेत्र में किसी भी घर में बिना वारंट के जाकर वहाँ पे तलाशी ले सकता है, यहाँ तक कि अगर बंद ताला है तो उसको भी तोड़ने का अधिकार होता है, वो भी उस घर के जो मालिक है उसकी अनुमति के बिना। दोस्तों इस कानून को लेकर समय समय पर विवाद भी होते रहते हैं और इसके पक्ष और विपक्ष में दलीलें भी दी जाती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसके फेवर में क्या आर्गूमेंट दी जाती है। इसके फेवर में दोस्तों जो पहला आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि सेना बिना किसी संकोच के क्षेत्र में शांति बनाने के लिए उनको आत्मबल मिलता है, यानी सेना के जवानों में ये डर नहीं होता कि यदि वो कुछ करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई या मुकदमा हो सकता है। इस कानून से दोस्तों देश में अलगाववाद को रोका जा सकता है, जैसा कि हम पंजाब के केस में देख भी सकते हैं, और भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको सुदृढ़ करने के लिए मदद देता है। ये कानून दोस्तों उस क्षेत्र में सेना को कार्रवाई करने के लिए सेना के जवानों को आत्मबल देता है जहाँ पर आतंकवाद जैसे मुकाबला करना होता है। जहाँ पे दोस्तों आतंकवाद अपने चरम पे हो वहाँ पे सेना के लिए आसपा एक सुरक्षा कवच का काम करता है उस परिस्थिति से डील करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा साधारण सीआरपीसी है वो सेना को केवल लिमिटेड पावर देता है ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि इसके विरोध में क्या बोला जाता है। दोस्तों इसके विरोध में जो सबसे अधिक बोला जाता है वो ये है कि सेना इसका गलत इस्तेमाल करती है और उस क्षेत्र में जो आम नागरिक है इस कानून के जरिए सेना के निशाने पर आ जाते हैं। आसपा को दमनकारी और कॉलोनियल रूल जैसा एक बेरहम कानून बताया जाता है जो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों इस कानून से उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो फंडामेंटल राइट है और जो ह्यूमन राइट है उसका उल्लंघन होता है। और दोस्तों इससे सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसे दमनकारी कानून लोकतांत्रिक मूल्यों को कम करता है। ये सही भी है दोस्तों, भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसे कड़े कानूनों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका जो आज के डेट में जो करंट स्टेटस है वो क्या है। दोस्तों आसपा आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फुल्ली और पार्सली तरीके से लागू है, जिसमें सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय को छोड़कर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज की डेट में लागू है। और साथ ही साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये लागू है। अभी हाल ही में दोस्तों 30 दिसंबर सन 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागालैंड को फिर से डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, जिसका विरोध वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो आम नागरिक हो वो पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे जो आसपा है वो लागू है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरी तरह से और जम्मू कश्मीर का एरिया है। आपको बता दें दोस्तों जी कि जम्मू कश्मीर है वहाँ पे लेह लद्दाख में आज के डेट में आसपा लागू नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मेघालय है, मेघालय में केवल उन क्षेत्रों में आसपा लागू है जो आसाम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। दोस्तों 13 नागरिकों की मौत के बाद नागालैंड में आसपा को हटाने के लिए विरोध हो रहा है पुरजोर तरीके से। सरकार द्वारा भी एक कमेटी का गठन 26 दिसंबर सन 2021 को कर दिया गया है, जो नागालैंड में आसपा को हटाने के लिए अपना सुझाव देगी। इस आधार पर केंद्र सरकार ये निर्णय करेगी कि आसपा को वहाँ से हटाना इस समय उचित होगा या नहीं होगा। कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी केंद्र सरकार को, उस हिसाब से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो फैसला लेगी कि नागालैंड में आसपा हटाना इस समय उचित है या नहीं है। दोस्तों ये था हमारा आर्म फोर्स स्पेशल
पावर फोर्स 1958, जो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी जो भारत में इसको जिंदा रखी। इस कानून को जिंदा रखने के लिए केवल दोस्तों ये सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे कड़े कानून की आवश्यकता है। ये कानून जब आया था उस समय परिस्थितियां कुछ और है और आज ये परिस्थितियां कुछ दूसरी है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या उपनिवेशिक दमनकारी कानून भारत जैसे आधुनिक लोकतंत्र में कायम रह सकता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको आसपास को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।